हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं गेट 2016 का जो प्रॉब्लम पूछा गया था उसके बारे में। ठीक है, ये आपके पास बोर्ड में आपको प्रॉब्लम दिख रहा होगा। ये जो प्रॉब्लम है आपके पास गेट 2016 का प्रॉब्लम है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है उसको देखते हैं और साथ में ये भी देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास two cylindrical shaft A and B at the same initial temperature are simultaneously placed in a furnace. The surface of the shaft remains at the furnace gas temperature at all times after they are introduced into the furnace. The temperature variation in the axial direction of the shaft can assume to be negligible. The data related to shaft A and B is given in the following table. टेबल आपके पास गिवन है और टेबल में क्या क्या डेटा गिवन है, डायमीटर गिवन है, थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है और वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी गिवन है। राइट, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है द टेम्परेचर एट द सेंटर लाइन ऑफ द शाफ्ट ए रीचेस 400 डिग्री सेल्सियस आफ्टर 2 आवर्स। द टाइम रिक्वायर्ड इन आवर्स फॉर द सेंटर लाइन ऑफ द शाफ्ट बी टू अटेन द टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस इज। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है और ये गेट 2016 का जो पेपर है उसका सबसे ट्रिकी क्वेश्चन था ये। ठीक है, गेट 2016 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, सारे सब्जेक्ट्स भी अगर आप देखोगे तो उन सारे सब्जेक्ट्स में से सबसे ट्रिकी प्रॉब्लम ये आपके पास हीट ट्रांसफर का प्रॉब्लम था। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम में क्या पूछा हुआ है। प्रॉब्लम में पूछा हुआ है कि भाई व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेंटर लाइन ऑफ द शाफ्ट बी टू अटेन द टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस इज। राइट, क्वेश्चन है कि आपके पास एक फर्नेस है। ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास एक फर्नेस है। चलो, ये मेरे पास एक फर्नेस है। राइट, और ये जो फर्नेस है, इस फर्नेस में आपके पास 2 शाफ्ट साइमल्टेनियसली प्लेस किया गया है। ये फर्नेस है और फर्नेस में जो आपके पास फर्नेस गैस है उसका जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को मैं बोल देता हूं TG, या फिर एक काम करते हैं इसको मैं बोल देता हूं T इन्फिनिटिव। राइट, फर्नेस गैस का टेम्परेचर है T इन्फिनिटिव और इनिशियली दोनों शाफ्ट का जो टेम्परेचर है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास सेम है। राइट, इनिशियली जो TI है, इनिशियल टेम्परेचर को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, TI से। जो TI है वो दोनों ही केस में क्या है, दोनों ही केस में सेम है। इनिशियल टेम्परेचर दोनों शाफ्ट का सेम है। करेक्ट, अब ये जो शाफ्ट है इस शाफ्ट को प्लेस किया गया है कहां पे, इस फर्नेस में। और ये जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट को अगर देखोगे तो ये हो गया मेरे पास शाफ्ट A और ये मेरे पास है शाफ्ट B। ठीक है, और ये जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट का जो लेंथ होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। राइट, शाफ्ट का जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है। मतलब आप कौन सा व्यू देख रहे हो, आप कट करके आप सामने का व्यू देख रहे हो। राइट, फ्रंट व्यू आप देख रहे हो। आपके पास ये शाफ्ट है, ये लेंथ है विच इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। सामने आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, क्रॉस सेक्शन दिखेगा। राइट, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास शाफ्ट A है, दिस इज शाफ्ट A एंड दिस इज शाफ्ट B। राइट, और डायमेंशन अगर देखोगे तो शाफ्ट A का जो डायामीटर है वो 0.4 मीटर है और शाफ्ट B का जो डायामीटर है वो कितना है मेरे पास, 0.1 मीटर। क्लियर, आगे बोल के रखा हुआ है द सरफेस ऑफ द शाफ्ट रिमेन्स एट द फर्नेस गैस टेम्परेचर। ठीक है भाई, कि आपके पास जो सरफेस का जो शाफ्ट है, सॉरी आपके पास जो शाफ्ट का जो सरफेस है, ठीक है, शाफ्ट का जो सरफेस है उसका जो टेम्परेचर है उसको मैं बोल देता हूं TS है। और TS जो है वो किसके बराबर है, फर्नेस गैस टेम्परेचर के बराबर है एट ऑल टाइम आफ्टर दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फर्नेस। राइट, जो सरफेस का जो टेम्परेचर है दोनों ही शाफ्ट में वो किसके बराबर है, फर्नेस गैस टेम्परेचर के बराबर, या गैस फर्नेस में जो गैस है उस टेम्परेचर के बराबर है। राइट, द टेम्परेचर वेरिएशन इन द एक्सियल डायरेक्शन ऑफ द शाफ्ट कैन बी एज्यूम। एक्सियल डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, मतलब शाफ्ट ऐसा है। ठीक है, एक्सियल डायरेक्शन में कोई भी टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं है, टेम्परेचर का वेरिएशन जो है वो नेग्लिजिबल है। टेम्परेचर एट द सेंटर लाइन ऑफ द शाफ्ट A रीचेस 400 डिग्री सेल्सियस आफ्टर 2 आवर्स। ये जो शाफ्ट A है, इस शाफ्ट A का ये हो गया सेंटर, और सेंटर A का जो टेम्परेचर है वो कितना पहुंच रहा है, 400 डिग्री सेल्सियस। और 400 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है भाई, टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2 आवर्स। राइट, मतलब जो टाइम है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, टाउ से। तो जो A के लिए जो टाउ है, ठीक है, टाइम है A के लिए वो कितना है, 2 आवर्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है।
द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेंटर लाइन ऑफ द शाफ्ट बी टू अटेन द टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो निकालना मेरे को क्या है, निकालना है मेरे को टाउ बी, ठीक है। ये जो टाउ बी है, ये टाउ बी निकालना है। मतलब ये जो शाफ्ट आप बी देख रहे हो ना, इस शाफ्ट बी का सेंटर ये हो गया। सेंटर का टेम्परेचर कितना पहुंचा है, 400 डिग्री सेल्सियस। सो 400 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, शाफ्ट बी में, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज और, डायमीटर तो समझ आया भाई, थर्मल कंडक्टिविटी भी समझ आ गया। वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी, राइट। सो अगर प्रीवियस लेक्चर्स आप देखोगे तो इस चीज को आसानी से समझ सकते हो कि सी जो होता है वो मेरे पास होता था स्पेसिफिक हीट, ठीक है। सी मेरे पास होता है स्पेसिफिक हीट, यूनिट क्या होता था, जूल पर केजी केल्विन, राइट। हीट कैपेसिटी क्या होता है, एम इंटू सी, ये हो गया मेरे पास हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जूल पर केल्विन, राइट। और हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको और मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं रो सी, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको और क्या मैं बोलता हूं, जिसको मैं बोलता हूं वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी। वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी मतलब प्रॉब्लम में आपको डायरेक्टली दे के रखा है क्या, ये आपको दिया है रो सी। क्लियर है। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, यूनिट हो जाएगा, ये है मेरे पास हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, सो ये हो जाएगा जूल पर मीटर क्यूब केल्विन, यही होगा। और क्वेश्चन में आपके पास यही दिया हुआ है, वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी। सो वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी मतलब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है रो सी। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलिए ये आपको समझ आ गया। अब आपके पास प्रॉब्लम जो है वो किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस चीज को समझो। प्रॉब्लम में टाइम वाइम की बात किया हुआ है, ठीक है। प्रॉब्लम में हमको टाइम ही निकालना है, ठीक है। प्रॉब्लम में आपको टाइम ही निकालना है। सो भाई टाइम निकालना है तो ये प्रॉब्लम किसका प्रॉब्लम है, तो ये बात यहां से तो समझ आ चुका है कि टाइम वाइम की बात हो रही है, इसका मतलब ये प्रॉब्लम अनस्टडी स्टेट का प्रॉब्लम है, राइट। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम किसका प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अनस्टडी स्टेट का प्रॉब्लम है। और अनस्टडी स्टेट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम 3 मेथड्स पढ़ते हैं। कौन कौन सा, लैम्डा पैरामीटर एनालिसिस मेथड, हेजलर चार्ट मेथड, और तीसरा हम पढ़ते हैं क्या, एरर फंक्शन मेथड। क्वेश्चन ये है कि भाई ये किस मेथड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये जो आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कौन सा मेथड लगाऊं, तो कौन सा मेथड लगाऊं, इसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते थे, बायोट नंबर, है ना। बायोट नंबर रेशियो ऑफ आईसीआर टू ईसीआर, ठीक है। सो हम क्या कैलकुलेट करते थे, बायोट नंबर। बट इस क्वेश्चन में बायोट नंबर, और बायोट नंबर कैसे निकालते हो, तो बायोट नंबर का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है ये होता है HL/KS, यही होता है बायोट नंबर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखोगे तो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी H के बारे में तो बात किया ही नहीं है। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के बारे में बात नहीं हुई है। तो क्वेश्चन ये है कि बायोट नंबर कैसे निकालूं, और बायोट नंबर जब तक नहीं निकालूंगा तब तक मैं ये नहीं बता सकता ये प्रॉब्लम किस मेथड से बनेगा। प्रॉब्लम समझ आ रहा है, ठीक है। सो बायोट नंबर निकालने के लिए यहां पे आपको H डायरेक्टली नहीं गिवन है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में गिवन है। कैसे गिवन है सर, गिवन ऐसे है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन में जो मैंने बताया ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे, ये वाली लाइन पढ़िए, द सरफेस ऑफ द शाफ्ट रिमेन्स एट द फर्नेस गैस टेम्परेचर एट ऑल टाइम आफ्टर दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द फर्नेस, राइट। मतलब क्या बोल के रख रहा है, सरफेस का जो टेम्परेचर है, शाफ्ट के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो गैस के टेम्परेचर के बराबर है, ये क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि भाई ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट का जो सरफेस और जो फर्नेस गैस है, ठीक है, इनके बीच में कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है मतलब कन्वेक्शन रेजिस्टेंस इज देयर, और वो जो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस है, वो जो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस है उसके ऊपर आपको कमेंट करना है वो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस कितना होगा, राइट। अब देखो थोड़ा सा, अब इस क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है कि जो सरफेस का जो टेम्परेचर है, सरफेस का जो टेम्परेचर है और जो आपके पास फर्नेस गैस का टेम्परेचर है वो दोनों सेम है।
अब आप मेरे को बताओ कि दोनों सेम कब होगा, सरफेस का टेम्परेचर और मेरे पास फर्नेस का जो फर्नेस गैस का टेम्परेचर है वो दोनों सेम कब होगा? ये सेम तब होगा जब कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा। कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल होगा। ये मैं जो प्रीवियस लेक्चर जिसमें मैंने एरर फंक्शन मेथड का कॉन्सेप्ट समझाया है वहां पे मैंने साफ साफ बताया है आपको कि अगर मेरे पास कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल है तो उस केस में सरफेस का टेम्परेचर और जो फर्नेस गैस का टेम्परेचर है वो दोनों सेम होगा, राइट। मतलब मेरे पास क्या है, मेरे पास कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है और कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होता है 1/HA। जो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है वो मेरे पास क्या होता है? 1/HA, और 1/HA मेरे पास क्या है? नेग्लिजिबल है। और अगर ये नेग्लिजिबल है तो आप मेरे को बताओ ये जो H है, ये H मेरे पास कितना होगा? ये H मेरे पास होगा बहुत ज्यादा, मतलब थ्योरेटिकली कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। गेटिंग माय पॉइंट? थ्योरेटिकली इनफाइनाइट होगा H तभी पॉसिबल है कि फर्नेस गैस का टेम्परेचर और सरफेस का जो टेम्परेचर है वो दोनों सेम हो, राइट। अब देखो, अब आपको यहां से ये पता चल गया कि भाई H जो है, H की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, H की वैल्यू तो थ्योरेटिकली इनफाइनाइट है। सो बायोट नंबर क्या होगा? जो बायोट नंबर है वो बायोट नंबर क्या होगा? सो बायोट नंबर अगर आप देखोगे तो ये भी थ्योरेटिकली क्या होगा? थ्योरेटिकली इनफाइनाइट होगा, ठीक है। मतलब बायोट नंबर की वैल्यू भी आपके पास क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। और बायोट नंबर की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 100 है, तब हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? एरर फंक्शन मेथड। तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा एरर फंक्शन मेथड से। क्लियर है पॉइंट? इस चीज को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। आप जो नंबर ऑफ रिसोर्स यूज करते हो उसमें एक्सप्लेनेशन जो है वो अच्छे से नहीं दिया है, या तो आपके पास अच्छे से नहीं दिया है या तो आपके पास गलत ही दिया हुआ है। करेक्ट है पॉइंट? सो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किस मेथड से बनेगा? तो ये जो क्वेश्चन है वो एरर फंक्शन मेथड से बनेगा। व्हाई? बिकॉज बायोट नंबर टेंड्स टू इन्फिनिटी। बायोट नंबर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब देखो, अब आपके पास ये तो समझ आ गया कि ये जो प्रॉब्लम है, सिंस बायोट नंबर वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी, बायोट नंबर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? एरर फंक्शन मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड यूज करेंगे? एरर फंक्शन मेथड, राइट। और एरर फंक्शन मेथड को हमने समझा है प्रीवियस लेक्चर में, करेक्ट है। सो ये मेरे पास इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम ये सब मेरे को पता है। चलिए ये मैं हटा देता हूं। अब आपने एरर फंक्शन मेथड में क्या पढ़ा है भाई? ठीक है, एरर फंक्शन मेथड में आपने पढ़ा है कि जो हमारे पास टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, ठीक है, टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो टेम्परेचर का वेरिएशन हम कैसे लिखते हैं? क्योंकि यहां पे भी वन डायमेंशनल है, ठीक है। रेडियल डायरेक्शन में ही टेम्परेचर का वेरिएशन होगा, ठीक है। एक्सियल डायरेक्शन में टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं है, ये क्वेश्चन में साफ साफ बोल के रखा हुआ है। और सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में बोल के रखा है कि जो सरफेस का टेम्परेचर है वो किसके बराबर मेंटेन है? वो मेंटेन है आपके पास फर्नेस गैस के टेम्परेचर के बराबर। मतलब यहां पे भी T इन्फिनिटी, यहां पे भी T इन्फिनिटी, यहां पे भी T इन्फिनिटी, यहां पे भी T इन्फिनिटी। सरफेस में हर जगह का टेम्परेचर T इन्फिनिटी है। मतलब जो टेम्परेचर है वो सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में चेंज होगा, करेक्ट है। सो एरर फंक्शन मेथड जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने प्लेन वॉल के लिए पढ़ा है, और प्लेन वॉल के लिए जब हमने पढ़ा है तो हम क्या लिख रहे थे? हम लिख रहे थे टेम्परेचर एट एनी एक्स एट टाइम टाउ माइनस टी इन्फिनिटी बोल सकते हो। और टी इन्फिनिटी जो है वो किसके बराबर है? टी एस के बराबर। एरर फंक्शन मेथड जब आप लगाते हो तो जो टी इन्फिनिटी है वो किसके बराबर होता है? सरफेस के टेम्परेचर के बराबर। सो टी इन्फिनिटी, या फिर मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली टी एस अपॉन टी आई माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू एरर फंक्शन, ये हो जाएगा x अपॉन, ये हो जाएगा 2 रूट ओवर अल्फा टाउ। क्लियर है? यही होता है। तो ये किसके लिए? जब हम प्लेन, ठीक है, जब हम एक प्लेट ले रहे हैं, ठीक है, या फिर प्लेन वॉल आप ले रहे हो या तो स्लैब ले रहे हो और उसमें एरर फंक्शन मेथड लगा रहे हो, ठीक है, तब आप ये लिखते हो। तब आपके पास टेम्परेचर का जो वेरिएशन आता है ये आता है। बट यहां पे आपके पास क्या है? आपके पास सिलेंडर है। यहां पे आपके पास क्या है? सिलेंडर है। और सिलेंडर के केस में क्या लिखते हैं? तो ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि सिलेंडर के केस में कैसे होगा टेम्परेचर का वेरिएशन। सो टेम्परेचर आर टाउ माइनस टी एस, राइट। यहां पे अगर टी एस लिखा है तो यहां पे भी टी एस लिखो, अपॉन टी आई माइनस टी एस इज इक्वल टू
ये हो गया ERF और ये हो जाएगा मेरे पास क्या, अल्फा टाउ बाई आर स्क्वायर, अल्फा टाउ बाई आर स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये जो टेम्परेचर है एट एनी रेडियल डिस्टेंस आर और टाइम टाउ पे, ठीक है, टाइम टाउ रेडियल डिस्टेंस आर। सो इस रेडियल डिस्टेंस आर, इस टाइम टाउ पे जो टेम्परेचर है टी ऑफ आर टाउ। क्लियर पॉइंट। तो हम इन दोनों में से कौन सा यूज करेंगे, तो भाई ये यूज करना पड़ेगा ना। ये क्यों यूज करेंगे भाई, प्लेट या प्लेन वॉल का केस तो है नहीं, सिलेंडर का केस है, तो कौन सा यूज करना पड़ेगा, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब यहां से अगर आप चीजें समझ पाओ तो मजा आने वाला है। इधर देखिए, आपके पास ये जो टेम्परेचर है टी ऑफ आर टाउ, ठीक है, ये टेम्परेचर सेम है, राइट। आपके पास ए के लिए और बी के लिए, ठीक है, ए के लिए और बी के लिए कितना है, ए के लिए भी सेंटर का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस, बी के लिए भी सेंटर का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रेडियस अलग अलग होगा, इसका रेडियस कितना होगा 0.2, इसका रेडियस कितना होगा 0.05। क्लियर है। तो ये जो टेम्परेचर है टी ऑफ आर टाउ, दोनों ही केस में क्या है, दोनों ही केस में 400 डिग्री सेल्सियस है, राइट। अच्छा, टी है सरफेस का टेम्परेचर, दोनों ही केस में आपके पास क्या है, सेम है, ठीक है। दोनों ही केस में सरफेस का जो टेम्परेचर है वो किसके बराबर होगा, फर्नेस गैस के टेम्परेचर के बराबर। इनिशियल टेम्परेचर साफ साफ क्वेश्चन में बोला था कि सेम है, राइट। अगेन ये जो टीएस है वो क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बाबू कि अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड दोनों केस में सेम है, मतलब ए और बी के लिए, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, राइट हैंड साइड भी सेम होगा। क्लियर है पॉइंट। सो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, यहां से लिख सकता हूं आपके पास ई एरर फंक्शन, देखो ये समझना ध्यान से, ठीक है। आपके पास ये जो आपके पास लेफ्ट टर्म आप देख रहे हो, ठीक है, लेफ्ट टर्म अगर मैं ए के लिए, चलो एक काम करता हूं, ए के लिए ये बी के लिए, सो ए के लिए टी आर ऑफ टाउ ये हो गया 400 माइनस ये हो जाएगा टी एस अपॉन टी आई माइनस टी एस इज इक्वल टू ई आर एफ ये हो जाएगा अल्फा ए टाउ ए अपॉन ये हो जाएगा आर ए का स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, एक चीज और, हम बात कर रहे थे सेंटर की, तो सेंटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर ए स्क्वायर, क्योंकि सेंटर पे रेडियस जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल आर के बराबर, राइट। अच्छा, ये तो ए के लिए होगा, बी के लिए क्या लिख सकते हो, 400 माइनस टी एस अपॉन टी आई माइनस टी एस टी, अच्छा एक चीज ना, यहां बार बार मैं गलती कर दे रहा हूं, टी एस, ठीक है। चाहो तो टी इन्फिनेटिव लिख रहे हो तो यहां पे भी टी इन्फिनेटिव, बिकॉज टी इन्फिनेटिव एंड टी एस आर सेम, राइट। नाउ दिस इज इक्वल टू एरर फंक्शन, ये हो जाएगा मेरे पास अल्फा बी टाउ बी अपॉन ये हो जाएगा आर बी का स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर ए और इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी, राइट। सो फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी क्या कमेंट किया जा सकता है ए और बी से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं एरर फंक्शन अल्फा ए टाउ ए अपॉन आर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा एरर फंक्शन, ये हो जाएगा अल्फा बी टाउ बी और ये हो जाएगा आर बी का स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं अल्फा ए टाउ ए अपॉन आर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बी टाउ बी और ये हो गया आर बी का स्क्वायर, करेक्ट। और अल्फा मेरे पास क्या है भाई, अल्फा है थर्मल डिफ्यूजिविटी, और थर्मल डिफ्यूजिविटी को हम क्या लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू हम लिखते हैं के बाई रो सी, ये लिखते हैं, ठीक है। अल्फा थर्मल डिफ्यूजिविटी को हम लिखते हैं के बाई रो सी, करेक्ट। चलो अब ये हो जाएगा, तो अल्फा ऊपर लिख रहा हूं ना, अल्फा के ए इंटू टाउ ए अपॉन रो सी ए, करेक्ट, इंटू आर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू के बी टाउ बी अपॉन रो सी बी मल्टीप्लाइड बाई आर बी का स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करो, तो आगे अब तो सॉल्व कर पाना आसान है, क्योंकि भाई अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है एंड गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सो के ए दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, ये दिया है मेरे पास 40 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना लग रहा था, टाइम लग रहा था 2 आवर, ये हो गया 2 आवर डिवाइडेड बाई
रो सी ए का कितना गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर 6, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई आर ए मेरे पास कितना गिवन है, डायमीटर मेरे पास गिवन है भाई, सो ये हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू केबी मेरे पास है 20, केबी है मेरे पास 20, टाउ बी ये मेरे को फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाई रो सी बी, सो रो सी बी के लिए कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई आर बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर। करेक्ट है। अब सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व बिल्कुल हो जाएगा आसानी से। सो सॉल्व करने के बाद जो टाउ बी है वो कितना आने वाला है, ठीक है, कुछ नहीं है, कैलकुलेटर में रखिएगा, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। टाउ बी जो आएगा वो कितना आएगा 2.5 आवर्स, राइट। मतलब क्या है, मतलब ये है कि शाफ्ट बी के लिए, ये मेरे पास शाफ्ट बी है, शाफ्ट बी के लिए सेंटर में टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2.5 आवर्स। ए में कितना लग रहा था 2 आवर्स, बी में कितना लगेगा 2.5 आवर्स। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन अगर आप समझ लोगे, ठीक है, क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो इस प्रॉब्लम को आप बना सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन ही अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाओगे कि भाई ये क्वेश्चन किस मेथड से बनने वाला है, तो क्वेश्चन तो आप कोई बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्वेश्चन को किस मेथड से बनाना है, राइट। सो भाई वहां पे बायोट नंबर निकालने के लिए आपको डायरेक्ट एच की वैल्यू नहीं गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में आपके पास कुछ ऐसा ट्रिकी पॉइंट गिवन है, ऐसा कोई ट्रिकी स्टेटमेंट गिवन है जो आपको पकड़ना था। और वो ट्रिकी स्टेटमेंट क्या था, वो ट्रिकी स्टेटमेंट था कि फर्नेस जो गैस है और सरफेस का जो टेम्परेचर है वो दोनों क्या है, दोनों सेम है, दोनों हमेशा सेम है। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, जब कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो तभी सरफेस का टेम्परेचर, मतलब जो शाफ्ट के सरफेस का टेम्परेचर और फर्नेस गैस का टेम्परेचर सेम होगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। और अगर कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो एच की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट। और एच की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है सो बायोट नंबर की वैल्यू भी थ्योरेटिकली क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। तो कौन सा मेथड, एरर फंक्शन मेथड। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बहुत जगह पे या तो गलत मिलेगा या तो आपके पास कुछ भी किया हुआ है, ठीक है। आप देखोगे तो आंसर लाने के लिए कुछ भी किया हुआ है, या कोई क्वेश्चन अगर कराता है तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा, ठीक है, गलत वे में सॉल्व करते हैं लोग, ठीक है। सो ये आपके पास कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए ये आपको समझ आ गया होगा, आगे देखेंगे।